A very good afternoon, everyone. Let us start with our second class of audit. पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले हम रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास क्या किया था. So we had started with the first chapter, that is ABCD of auditing. We had discussed 5 concepts in the last class और मैंने आपको कहा था कि you should revise again. आप जब next class शुरू करोगे उसके पहले आप पांचों concepts को revise करना. साथ ही मैंने आपको एक और homework दिया था कि which are the top 4 CA firms in India. ठीक है, आप लोगों ने find out किया. आई होप आपने किया होगा एंड यू हैव फाउंड द राइट आंसर्स. तो कौन से चार टॉप सीए फर्म्स हैं? सबसे पहले डिलॉयट, वी हैव केपीएमजी, वी हैव प्राइस वाटर हाउस कूपर्स दैट इज पीडब्ल्यूसी एंड वी हैव अर्नस्ट एंड यंग. तो ये चार जो है टॉप सीए फर्म्स हैं. देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जब ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आप एकदम सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएं. आपको थोड़ी सी बाहरी दुनिया की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कल को जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आर्टिकलशिप में जाएंगे तब हम पता करेंगे कौन सी सीए फर्म्स होती है, टॉप 4 क्या होता है, बिग 4 क्या होते हैं. आपको थोड़ी थोड़ी बातें पहले से पता होनी चाहिए. तो गुड कि आपने फाइंड आउट किया. जिन्होंने नहीं भी किया तो मैं आपको बता देती हूँ टॉप 4 या बिग 4 कौन कौन सी हैं. डिलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी एंड ईवाई दैट इज अर्नस्ट एंड यंग. ये एक होमवर्क था. दूसरा होमवर्क जो आई एम डेफिनेटली श्योर आपने किया होगा इज द रिविजन. तो आपने रिवीजन किया है, बट मैं भी आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको रिवाइज कराऊंगी. मैं जब भी आपको रिवाइज कराऊंगी, व्हेनेवर आई एम मेकिंग यू रिवाइज, यू शुड स्पीक विथ मी व्हेन यू आर डूइंग द क्लास. एक्चुअल में यू शुड स्पीक, मतलब ऐसा नहीं मन मन में बोलेंगे, जोर जोर से बोलो. बिकॉज व्हेन यू स्पीक यू लर्न थिंग्स, यू मेमोराइज थिंग्स एंड दिस इज द टाइम विच यू शुड यूटिलाइज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑडिट के डेफिनेशन से. व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का डेफिनेशन गाइस कौन से स्टैंडर्ड में दिया गया है? इट इज गिवन इन एसए 200. व्हाट इज ऑडिट? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. अगर आपको कुछ नहीं भी याद आ रहा है तो आप देख के बोलिए, बट बोलिए जरूर. इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its legal form or size, with a view to express an opinion thereon. This was the definition of audit as given by AC 200. Then we studied what is auditor. So the person who is conducting audit, जनरली द एंगेजमेंट पार्टनर, ही और शी इज नोन एज द ऑडिटर. मतलब पर्सन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है. एंगेजमेंट पार्टनर या जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दो चीजों की, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, that is the conduct of audit, and secondly for issuing an appropriate report on behalf of the firm or the person himself. अगर proprietorship का केस है तो he is known as the auditor. थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमने किया था दैट वाज ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. सो व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस? दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन is not subordinate. The auditor's opinion is not subordinate to the wishes or commands of the appointing authority. So the opinion is actually being safeguarded from any outside influences. Auditor की जो opinion है वो उसकी खुद की opinion है, independent opinion है, किसी के दबाव में आके काम नहीं किया जा रहा. दो इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंडिपेंडेंस के. वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, सेकंड इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या होता है गाइस? दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या होता है? इट्स इंटरनल टू द ऑडिटर. नाउ आई टोल्ड यू इन द क्लास कि आपको एग्जाम में इंटरनल एक्सटर्नल नहीं लिखना. दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट भी कराया था आपको कि पूछा जा सकते हैं. तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ऑडिटर which allows the auditor to issue an appropriate opinion without being influenced by others, which means to issue an unbiased opinion. इसको कहते हैं independence of mind. अब independence in appearance क्या है? It is external to the auditor. यानी कि the auditor should avoid such facts and circumstances which may cause a reasonable party having knowledge and experience of audit to believe that the objectivity has been compromised. ऐसी facts और circumstance को auditor को इग्नोर करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए. इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. सो द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस शुड नॉट जस्ट एग्जिस्ट इन हिज माइंड बट शुड आल्सो एग्जिस्ट इन अपीयरेंस. राइट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वाज प्रोफेशनल जजमेंट. व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैट. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैट. कैट मतलब क्या था? नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग. एक बार फिर बोलेंगे, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैट, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग and auditing standards, accounting standards and ethical standards to make informed decisions. अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए जिसमें प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर को अप्लाई करनी पड़ती है.
few examples where the auditor needs to apply professional judgment, जब उसको materiality level decide करना है, when the auditor has to determine the sample size, on evaluation of whether the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence or not, on determination of the nature, timing and extent of audit procedures. तो ये सारे कुछ cases हैं, और भी cases हैं, आपको मैंने question answers में कराया था, जहाँ पे auditor को professional judgment apply करना है as given by SA 200. The last concept that we studied in the last class was true and fair view. So what is true and fair view? True and fair view is actually a fundamental concept of audit. It is a fundamental concept of audit जहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज पे एक्सप्रेस की जाती है, ऑन टू थिंग्स. वन इज state of affairs of the entity, second is the results of the entity. State of affairs as given by the balance sheet and results of entity as given by the statement of PL. Now what is actually true and fair view? It depends on the auditor's professional judgment, जो auditor को सही लग रहा है. बट इन जनरल कुछ 7 पॉइंट्स हमने किए थे जो ट्रू एंड फेयर व्यू को डिनोट करते हैं. नंबर 1 इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंड. All material assets and liabilities should be incorporated in the account. That is, no material asset liability should be omitted. All the assets and liabilities have been properly valued. No undervaluation or overvaluation is done. Fourth point, any charge if created on the assets should be properly disclosed in the financial statements. That is the balance sheet. कोई भी अगर charge created है तो वो balance sheet में disclosed होना चाहिए. All other proper disclosures as required by the applicable financial reporting framework, यानी कि Schedule 3 Companies Act जो भी requirement बताता है disclosures की presentation की, वो properly follow की गई है. उसके बाद ये 5वां हो गया. छठा क्या हो गया? Accounting policies are selected and applied consistently on a consistent basis. And last one, all exceptional items have been disclosed separately. कोई भी exceptional item है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको अलग से आपने डिस्क्लोज किया है, ठीक है, बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स या फिर ऑन द फेस ऑफ पीएल बैलेंस शीट एज द केस में भी. तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे. आज हम 6th कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर ऑडिट एविडेंस. व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? पहले तो एविडेंस मतलब क्या होता है? एविडेंस मतलब हो गया सबूत, ठीक है. चलो ऑडिट एविडेंस पढ़ने के पहले ना हम एक सीन को इमेजिन करेंगे. एक कोर्ट रूम के सीन को इमेजिन करिए. कोई भी मूवी से, कोई सीरियल से आप इमेजिन करिए दैट देयर इज अ सीन वेयर यू नो देयर इज अ जज, देन देयर आर 2 lawyers who are fighting against each other, debating rather against each other, ठीक है. जो अक्यूज्ड है, उनके जो लॉयर है, वो जज को क्या कह रहे हैं कि माय क्लाइंट इज नॉट गिल्टी ऑफ दिस अक्यूज्ड क्राइम XYZ, व्हाटएवर द थिंग इज, माय क्लाइंट इज नॉट गिल्टी ऑफ दिस. तो जज साहब क्या कहते हैं कि कोर्ट सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता. कोर्ट में क्या चाहिए? कोर्ट में चाहिए सबूत. सो दैट्स अ लीगल मैटर. जहां पे कोर्ट सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता, दे वांट सम एविडेंस, कोई सबूत उनको चाहिए. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑडिट, ठीक है. आप लास्ट क्लास को याद करिए जब हमने प्रोसेस ऑफ ऑडिट को डिस्कस किया था, रादर व्हाई ऑडिट को डिस्कस किया था. उसमें मैंने आपको बताया था ऑडिट क्यों कराई जाती है, ताकि ऑडिटर आके एक रिपोर्ट इश्यू कर सके जिसमें वो बताए whether the financial statements show a true and fair view or not, whether they are free from material misstatements or not, right? Now ऑडिटर जब ये ओपिनियन देगा तो वो क्या बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के ये ओपिनियन दे सकता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर? क्या ऑडिटर ये कह सकता है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो कर रही, और जब पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बस मुझे लगता है ऐसा, क्या ऑडिटर ऐसा कह सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं. ऑडिटर इज अ प्रोफेशनल पर्सन, right? Qualified, knowledgeable, professional person. He or she cannot say that I just feel that the financial statements not showing true and fair view, so I've given this modified opinion. No, it is not the case. Auditor has to obtain ऑडिट एविडेंस, यानी कि सबूत जिसके आधार पे, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके आधार पे उसकी ऑडिट कंक्लूजन फॉर्म होगी और उसकी ऑडिट ओपिनियन बेस की जाएगी. So what is audit evidence now? Let us come to the technical definition. It is information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. Once again, ऐसी information, it is information which is used by the auditor in arriving at the conclusion. एक conclusion final, जो मैंने last class में आपको बोला, काफी सारे financial statement items होते हैं, सब पे auditor का कुछ एक conclusion होगा. Aggregate में क्या final conclusion हुआ, ठीक है? For arriving at the conclusions on which the auditor का opinion
whether true and fair view is being shown or not, whether there is any material misstatement or not, ये based होगा। क्लियर हो गया? अब आप सोचिए कि एक क्लाइंट की ऑडिट हो रही है, समझिए रिलायंस लिमिटेड या आईटीसी लिमिटेड की ऑडिट हो रही है, तो उनके यहाँ पे ऑडिटर को किस तरह का ऑडिट एविडेंस मिलेगा, लाइक व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑडिट एविडेंस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, राइट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस चीज के ऊपर बेस्ड है, उनके कुछ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल रजिस्टर्स, द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, ये सारे कुछ अकाउंट्स होते हैं अंडरलाइंग, जिनको बेस बना के आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। सो दोज अंडरलाइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका भी तो कोई आधार होता होगा ना मैम, उनका क्या आधार होता होगा? आप तो बहुत ही डीप जा रहे हो। एक बात समझो बच्चों, जब आपको क्लास 11-12 में कोई जर्नल एंट्री का सम मिलता था, you know, pass the following journal entries for these transactions, salary paid to Mr. Sham rupees 1 lakh, and you have to pass the journal entry, you pass the journal entry salary account debit to bank account, ठीक है। तो ये जो सैलरी पे की गई मिस्टर श्याम को, ये आपको तो क्वेश्चन में लिखी आती थी, बट कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो क्या ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं? कंपनी की जब जर्नल एंट्रीज पास होगी तो ऐसे क्या कोई क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि श्यामलाल को 1 लाख पे किया गया, स्टेशनरी के लिए इतना पे किया, प्रिंटिंग एक्सपेंस इतने लगे? क्या कोई सम में नंबर 1 2 करके ट्रांजैक्शन भी होंगे? नहीं। तो मैम क्या होता है, एक्चुअल में इवेंट अकर करती है जिससे ट्रांजैक्शन होता है, एंड वो ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि स्टेशनरी परचेज की गई ऑफ ₹10,000 से फॉर एग्जांपल, तो वो स्टेशनरी परचेज की गई, इसका कोई सबूत होता होगा? वो सबूत क्या हो सकता है, आप सोचिए। स्टेशनरी की जो इनवॉइस रिसीव हुई, वही तो सबूत होगा ना कि स्टेशनरी 10,000 की परचेज हुई। वो इनवॉइस देख के एंट्री को जो है वो पास किया जाएगा, यानी एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। So that invoice can actually serve as an audit evidence of that particular transaction, that there was purchase of stationery of ₹10,000. Clear or not? तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये जो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, इनके जो सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं, उनको ऑडिटर एक्चुअली यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो दिस इज नंबर 1, that audit evidence includes information contained in the accounting records underlying the financial statements. Accounting records underlying the financial statements, यानी कि journal registers, ledger accounts, fixed asset register, etc. कैश बुक हो गई, ठीक है। फिर उसके अंडरलाइंग और क्या हो गया, परचेज इनवॉइस हो गई, सेल्स इनवॉइस हो गई, ठीक है, वाउचर्स हो गए, अलग अलग तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। So this is one thing that is included in audit evidence. Second, you can see, तो ये जो यहाँ पे है ना, आपको जो ग्रीन कलर के बॉक्स में मिल रहा है, that is actually the components of your audit evidence. Number 1 is information contained in the accounting records underlying the financial statements. Second one is other information. Now what is other information? Other information, you can write over here, other information is information which is obtained by the auditor, which is obtained or gathered by the auditor. इसको कहते हैं other information. मैम फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर चैप्टर में पढ़ोगे कि ऑडिटर कई बार कंफर्मेशंस लेता है सेवरल पार्टीज से। से फॉर एग्जाम्पल हम आईटीसी लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं, आईटीसी लिमिटेड ने एक लोन ले रखा है, से फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक से, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस लोन को चेक करने के लिए कि वाकई में ये लोन लिया गया या नहीं लिया गया, द अमाउंट विच इज शोन इन द बैलेंस शीट इज करेक्ट और नॉट। तो ऑडिटर क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक को ऑडिटर एक लेटर लिखेगा कि आई वांट यू टू कंफर्म कि आईटीसी लिमिटेड ने ये लोन आपकी बैंक से लिया है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशंस और कंफर्मेशंस बाय थर्ड पार्टीज। तो ये क्या हुआ, ये क्या कोई अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन थी? नहीं, ये ऑडिटर बाहर से ऑब्टेन करता है, अदर इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, राइट। तो ऑडिट एविडेंस एक बार फिर समझते हैं क्या हुआ, इट इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर
You have to repeat after me. If you don't repeat, you will not be able to learn. It is information used by the auditor in arriving at conclusions on which the auditor's opinion is based. दो components क्या है? Information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information obtained by the auditor. Examples देखिए आप, purchase invoices, sale invoices, documents supporting expenses, जो मैंने बोला ना supporting documents होते हैं, जैसे स्टेशनरी 10,000 की परचेज की तो उसका एक बिल होगा, एक इनवॉइस होगी, दैट इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. रेंट अग्रीमेंट्स हो गए, इनवॉइसेस इशूड बाय लॉयर हो गए फॉर लीगल एक्सपेंसेस, असेसमेंट ऑर्डर्स बाय टैक्स अथॉरिटीज, अगर टैक्स का कोई असेसमेंट आया तो उसका एक ऑर्डर होता है, ठीक है, तो वो आपका ऑडिट एविडेंस की तरह सर्व कर सकते हैं कि एक केस जो है वो क्लाइंट के ऊपर दर्ज किया गया है, एक असेसमेंट ऑर्डर क्लाइंट को इशू किया गया है, तो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक केस चल रहा है विद बिटवीन द क्लाइंट एंड द डिपार्टमेंट, सो इट इज आल्सो एन एविडेंस, राइट. दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट एविडेंस. इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे SA 500 में, ठीक है. SA 500 इज इन डिटेल रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस. अभी बेसिक आपको ये समझना है, ABCD ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं. ABCD ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो बेसिक टर्म्स होंगे आगे के चैप्टर में, 50 बार ऑडिट एविडेंस लिखाएगा तो मैम को बार बार डिटेल में बताना ना पड़े कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है. इसलिए पहले से ही, शुरू करने से पहले ही बेसिक हम समझ के चल रहे हैं. क्लियर हो गया? आगे बढ़े. एक बार आई वांट यू टू रीड दिस एंटायर थिंग. ऑडिट एविडेंस एक बार पढ़ेंगे क्विकली इन 2 मिनट्स. And when I ask you to read, you should read. आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें because you are doing injustice to yourself. अगर आपको सिंसियरली ऑडिट पढ़ना है अच्छे से, तो मैं जब रीड करने बोलूं तो आप रीड करो प्लीज. आई एम गिविंग यू 2 minutes to read. ठीक है, ये कंपोनेंट्स हो गए और आपका मीनिंग हो गया, एग्जांपल्स भी हो गए. इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन द वर्ल्ड ऑफ ऑडिटिंग. और आपको मैं बताऊं अगर, तो काफी जो सीनियर स्टूडेंट्स भी होते हैं ना CA फाइनल लेवल के भी, उनको भी क्लियरली असर्शंस क्या होते हैं ना वो समझ नहीं आ पाता है. तो असर्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है even in the theoretical world and the practical world as well. जब आप ऑडिट करने जाओगे ना तभी भी assertions is very important because this is where your audit is actually based upon. ये एक आधार हो गया, बेस हो गया आपके ऑडिट का, assertion. अब क्या होता है मैम assertion, जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है. assert मतलब क्या होता है गाइस? assert मतलब, अगर assert एक इंग्लिश वर्ड है, assert का मतलब क्या हो गया? assert means to say something or to claim something. Assert means, write it down please. Assert means to say something or to claim something. ये जो हम कह रहे हैं ना अभी, claim something, say something, this is a soft language which you cannot write in the examination. It is only meant for the purpose of our understanding, right? So assert means to claim something or to say something. Now why is it relevant in like accounts and audit? Assert, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, नाउ आई वांट यू टू इमेजिन अ बैलेंस शीट ऑफ एनी कंपनी. ठीक है, ये एग्जांपल हम एक आगे के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, बट एक बार के लिए सिर्फ इमेजिन करिए, एक कंपनी की बैलेंस शीट में ना एक फिक्स्ड एसेट यानी कि एक बिल्डिंग लिखा हुआ है, बिल्डिंग फॉर ₹1 crore, बिल्डिंग ₹1 crore. कंपनी XYZ की बैलेंस शीट में लिखा है बिल्डिंग ₹1 crore. ठीक है, अब ये बैलेंस शीट किसने बनाई? बैलेंस शीट किसने बनाई? बैलेंस शीट हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ ऑडिट में एंड व्हाई ऑडिट में. हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी? द मैनेजमेंट प्रिपेयर्स, देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम प्रिपेयर्स. नाउ व्हेन दे आर राइटिंग बिल्डिंग ऑफ ₹1 crore इन द बैलेंस शीट, व्हाट डू दे एक्चुअली मीन? कहना क्या चाहते हैं वो कहना ये चाहते हैं कि भैया ये जो बिल्डिंग है ना 1 करोड़ की, दिस इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग, इट इज इन एग्जिस्टेंस, इसलिए हमने इसको बैलेंस शीट में शो किया. अगर ये एग्जिस्ट ना करता तो हम इसको शो नहीं करते. ठीक है, समझिए, धीरे धीरे आराम से समझिए, हो सकता है एक बार में ना समझ आए आपको, बट आप सुनेंगे ध्यान से तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. सो दिस बिल्डिंग इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग
It is existing, that is why it has been recorded. Now कौन सी डेट पे बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है? Say for example year end पे बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है 31st March 2020. Now they want to say that this building of rupees 1 crore is actually existing on 31st March 2020. That is why it has been recorded in the balance sheet. Clear हुआ? तो मतलब building is actually in existence. अब बताइए मुझे ये जो बिल्डिंग 1 करोड़ की है ये XYZ की ही बैलेंस शीट में क्यों आई? ABC लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्यों नहीं गई? अरे मैम ये गजब बात कर रहे हैं आप, XYZ लिमिटेड की बिल्डिंग है तो XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट में आएगी, ABC लिमिटेड की बैलेंस शीट में उनकी बिल्डिंग आएगी। तो इसका मतलब XYZ लिमिटेड की मैनेजमेंट क्या कहना चाहती है हमसे? वो हमसे ये कहना चाहती है कि ये जो बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1 करोड़ है इसके ऊपर राइट किसका है? इसके ऊपर राइट है ओनली ऑफ XYZ लिमिटेड। तो दो बातें क्या कही मैनेजमेंट ने हमसे, एक तो कि भैया ये बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है एज ऑन 31st मार्च। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इसके ऊपर राइट XYZ लिमिटेड का, इसलिए XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट में आई। तीसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, मतलब जरूरी है बिल्डिंग 1 करोड़ मींस there's one building of 1 crore, मे बी 2-3 उनका प्रॉपर्टी मिला के 1 करोड़ होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स के ऊपर XYZ लिमिटेड का राइट है, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस फिगर ऑफ रुपीज 1 करोड़। दैट मीन्स दिस 1 करोड़ का बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसके आगे पीछे हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है भैया, हमारे पास जो बिल्डिंग है ना हमने 1 करोड़ में दिखा के रखी है। चौथी बात, ये लास्ट एग्जांपल दूंगी, ठीक है। चौथी बात क्या कह रहे हैं XYZ लिमिटेड की मैनेजमेंट? वो कह रहे हैं कि जो 1 करोड़ रुपीज है ना, 1 करोड़ रुपीज जो बिल्डिंग की आप देख रहे हो, ये 1 करोड़ रुपीज की वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। दिस इज एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ दिस बिल्डिंग, मतलब ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। अब आप सोचिए एक बिल्डिंग जिसका अमाउंट 1 करोड़ लिखा गया है उसमें 4 अंडरलाइंग बातें कही गई है। एक हो गया एग्जिस्टेंस के बारे में, एक हो गया राइट्स के बारे में, एक हो गया वैल्यूएशन के बारे में, और चौथा आपका हो गया वैल्यूएशन, राइट्स, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस। चारों चीजें मैनेजमेंट कह रही है। हम ये तो इम्प्लाइड है ना कि बिल्डिंग 1 करोड़ की लिखी है तो वो उनकी ही होगी, उसका वैल्यूएशन भी सही होगा ना, बिल्कुल सब कुछ इम्प्लाइड है। इसी इम्प्लाइड बातों का नाम है असर्शंस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी आपको समझ, अभी इतना सिंपल वे में मैंने पुट किया इसलिए आपको सिंपल लगा, अदरवाइज जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स की जब ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी विच इज ऑन वॉल्यूम 2, तब आपको समझ आएगा कि हर एक आइटम जो ऑडिट होता है ना उसकी एक एक असर्शन को पकड़ करके ऑडिट की जाती है। इसकी कंप्लीटनेस को चेक करो, इसकी वैल्यूएशन को चेक करो, इसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को चेक करो, इसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स को चेक करो, इसकी क्लासिफिकेशन को चेक करो, इस इवेंट के, इस ट्रांजैक्शन के अकरेंस को चेक करो। क्या वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई जो अकर हुई, या वो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई जो अकर ही नहीं हुई, फिक्टिशियसली रिकॉर्ड हो गई? कहने का तात्पर्य ये है, what I mean to say is the representations which are made by the management in the financial statement item. Come again. The representations made by the management in the financial statement items which are being audited by the auditor, which are used by the auditor to consider different type of potential misstatements, उनको कहा जाता है assertions. एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि these are parameters या characteristics, characteristics समझते हैं आप किसी चीज के features, ठीक है, characteristics of the financial statement items जिनको ऑडिटर चेक करते हैं, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो की गई है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, इसको कंप्लाई किया गया, इसको ऑडिटर जो है चेक करते हैं। पीएल आइटम्स के जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल आइटम्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, बैलेंस शीट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है।
बिकॉज बिल्डिंग के ऊपर आपका राइट हो सकता है, सैलरी जो एक्सपेंडिचर है क्या उसके ऊपर आपका राइट हो सकता है? नहीं, वो तो एक ट्रांजैक्शन है जो अकर हुआ कि नहीं ये चेक करने का होगा। तो देयर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस व्हिच आर डिफरेंट फॉर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर असर्शंस भी अलग होते हैं। ये सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ एफएस आइटम्स के चैप्टर में, ठीक है? एक बार पढ़ते हैं, चलो। What are assertions? These are representations by the management in the financial statements which are used by the auditor to consider different type of potential misstatements. अब जब ऑडिटर चेक करेगा ना कि जो XYZ लिमिटेड की बिल्डिंग्स उन्होंने 1 करोड़ की शो की, उसके ऊपर उनका राइट है या नहीं है, अब ये राइट है या नहीं कैसे चेक करेंगे आप बताइए? एकदम कॉमन सेंस लगाइए। आपको चेक करना है कि ये जो बिल्डिंग है ये XYZ लिमिटेड की है या किसी और की है, तो हम उसकी टाइटल डीड्स को चेक कर लेंगे, राइट? उसकी हम टाइटल डीड्स को चेक करेंगे, उसके जो लीगल पेपर्स है उनको चेक कर लेंगे, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि बिल्डिंग किसके नाम पे है। तो इससे क्या होता है, ऑडिटर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स जो है उनको आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करने में ऑडिटर को असर्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है। Simply speaking, these are parameters or characteristics of the FS items which are evaluated by the auditor. Examples देखिए आप, PL items assertions में क्या क्या है? Occurrence है कि transaction occur हुई कि नहीं हुई, completeness, whether transaction has been completely recorded, कोई कुछ छूट तो नहीं गया, purchases जितनी भी हुई सारी की सारी रिकॉर्ड हुई कि कुछ छूट गई, accuracy यानी whether it has been recorded accurately or not. Then we have balance sheet statement, balance sheet आइटम्स असर्शन यानी कि एग्जिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया, राइट्स ऑब्लिगेशंस बताया, मैंने आपको वैल्यूएशन बताया एंड कंप्लीटनेस भी बताया। इसके अलावा भी जो पूरी डिटेल्ड लिस्ट है असर्शंस की, दैट वी विल स्टडी इन द ऑडिट ऑफ एफएस आइटम्स चैप्टर, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स चैप्टर। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड assertions. Okay, so now we start with our next concept, that is misstatements. जो हमने last concept assertions का पढ़ा, उसमें we read that to consider the potential misstatements, to consider the possible misstatements, auditor को assertions को evaluate करना होता है. Now what do we mean by misstatements? ये मैंने आपको process of audit में, why audit में भी बताया था कि auditor needs to issue an audit report on the truthness and fairness of the financial statements. Number one, true and fair view. And number two was whether the financial statements are free from material misstatements or not. तो वहां पे भी हमने misstatements term को use किया था, जिसको हम आगे से MS भी बोल सकते हैं, ठीक है? misstatements को MS भी बोलेंगे। तो what this actually misstatement means? तो सबसे पहले miss का अर्थ क्या होता है? What does miss means? MIS miss, not MISS। हाँ, MIS miss जो term है उसका मतलब होता है wrong, ठीक है? एनीथिंग विच गोज रॉन्ग उसको हम कहते हैं मिस, जैसे मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? वैसे ही हो गया मिस स्टेटमेंट। मिस का मतलब कुछ गलत होना, और स्टेटमेंट यानी कि कोई भी जो एक स्टेटमेंट इशू की गई है, ठीक है? तो मिस स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया? एनी रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर सिंपल शब्दों में कहे तो रॉन्ग या फिर अनसूटेबल, विच इज नॉट सूटेबल इन द गिवन सर्कमस्टांस, ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर हो तो उसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का लिटरल मतलब आप ये मत समझो अभी कि कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, कोई लाइन होगी, वैसा कुछ नहीं, ठीक है? मिस स्टेटमेंट का मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट होता है एनी रॉन्ग अमाउंट्स, क्लासिफिकेशंस, प्रेजेंटेशंस और डिस्क्लोजर्स। एनी रॉन्ग अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन या फिर अनसूटेबल प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर, इसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इमेजिन करिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें होती है? अमाउंट्स होते हैं कुछ, है ना? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कुछ अमाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट में अमाउंट्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अमाउंट्स होते हैं, राइट? हमारे जो अकाउंट्स रहते हैं, बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स रहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल करंट असेट्स, करंट असेट्स की कई सारी क्लासिफिकेशन रहती है। लोन्स एंड बोरोइंग्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स में भी कई तरह की क्लासिफिकेशन रहती है, राइट? तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो अमाउंट्स हैं, इनमें अगर कुछ मिस्टेक हो, ये अगर गलत हो, रॉन्ग हो, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिस स्टेटमेंट। अगर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात करूं, नोट्स टू अकाउंट्स में कई सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, ठीक है? शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कई सारे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताएं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं तो AS 29 कहता है कि कंपनी को अपनी जो भी कंटिजेंट लायबिलिटीज है उसको सेपरेटली बाय वे ऑफ अ नोट
बाय वे ऑफ अ नोट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। ये क्या हो गया, ये एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो गई। अगर कंपनी ने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो नहीं किया, उसको डिस्क्लोज करना होगा, राइट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर फॉलो नहीं हुई, अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं हुआ, तो यू हैव टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ये डिस्क्लोज करना था और एंटिटी ने नहीं किया, दैट मीन्स क्या, इट इज अनसुटेबल इन द गिवन सर्कमस्टांस, इसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना हो। दैट मीन्स नो रॉन्ग अमाउंट्स, क्लासिफिकेशंस, प्रेजेंटेशंस और डिस्क्लोजर। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एसीपीडी। क्या बोलेंगे, एसीपीडी। तो आगे से अगर मैं कभी भी बात करूंगी मिस स्टेटमेंट्स की, तो मैं बोलूंगी रिक्वायर्ड एसीपीडी जो होती है, क्या, रिक्वायर्ड एसीपीडी, यानी विच इज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस, बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हो गई रिक्वायर्ड एसीपीडी। एंड रिपोर्टेड एसीपीडी क्या हो गई, रिपोर्टेड एसीपीडी इज समथिंग विच इज एक्चुअली रिपोर्टेड, यानी कि गिवन, डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिक्वायर्ड एसीपीडी और रिपोर्टेड एसीपीडी में जो डिफरेंस होता है, अगर कोई वेरिएशन हुई, अगर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिपोर्टेड हुआ तो कुछ गलत था ही नहीं, जो रिक्वायर्ड था वही आपने रिपोर्ट भी किया। बट इफ रिक्वायर्ड इज नॉट इक्वल टू रिपोर्टेड, समथिंग विच इज रिक्वायर्ड हैज नॉट बीन रिपोर्टेड, ठीक है, उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। So what is misstatement? It is simply the difference between required amounts classification, presentation, disclosure requirements and the reported amounts classification, presentation and disclosures. That is nothing but misstatement. Misstatement में एक और चीज इंक्लूड होती है, जब भी ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली, यानी कि एक फेयर प्रेजेंटेशन दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उसके लिए अगर ऑडिटर की जजमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, यानी कि ये प्रेजेंटेशन अगर आप इस तरह से करेंगे तो बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू वो शो करेगा, वो ज्यादा फेयर प्रेजेंटेशन देगा। तो इसको भी हम मिस स्टेटमेंट के अंदर में इंक्लूड करते हैं। तो मिस स्टेटमेंट को अगर मैं सम अप करूं तो मिस स्टेटमेंट क्या हुआ, इट इज द डिफरेंस between required ACPD amounts classification, presentation, disclosure and the reported ACPD amounts classification, presentation, disclosure। ये हो गई चलो थियोरेटिकल चर्चा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करते हैं। आपको पता है कंपनी को अपनी जो असेट्स हैं उनको करंट असेट, नॉन करंट असेट में बाइफर्केट या फिर क्लासिफाई करना पड़ता है, राइट। दिस इज अ रिक्वायरमेंट एज गिवन बाय शेड्यूल 3। आपको पता होगा ना, जो 12 मंथ से कम की असेट्स होती है, जिनका 12 मंथ से कम ड्यूरेशन रहता है, ऑपरेटिंग साइकिल रहती है, दैट इज क्लासिफाइड एज अ करंट असेट। और जिनका 12 मंथ से ज्यादा का साइकिल होता है, जो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, मोर देन 12 मंथ, दैट इज नॉन करंट असेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म है वो नॉन करंट, जो शॉर्ट टर्म है वो करंट। अब किसी कंपनी में इस क्लासिफिकेशन को ठीक ढंग से नहीं किया, क्या, कंपनी ने क्लासिफिकेशन को रॉन्ग किया, सही तरीके से नहीं किया करेक्टली, उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। ठीक है, आपको समझ आ गया। तो अब असर्शंस को ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा, सारे असर्शंस को इवैल्यूएट करेगा और उन असर्शंस को इवैल्यूएट करके इन 4 चीजों में, ये जो 4 चीजें हैं ना ACPD, इनमें वो रॉन्गनेस या फिर अनसूटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरनल कंट्रोल। उसके पहले आप एक बार मिस स्टेटमेंट को गो थ्रू करिए पूरा। रॉन्ग अमाउंट्स क्लासिफिकेशन और अनसूटेबल प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ACPD। You have to learn like this only. MS is equal to required ACPD minus reported ACPD. एग्जाम में आएगा तो मैम क्या ऐसे लिखेंगे, required ACPD minus reported ACPD? कभी भी नहीं, एग्जाम में हम ऐसे नहीं लिखेंगे। एग्जाम में we will write it is the difference between the required amounts classification, presentation, disclosure and the reported amounts classification, presentation and disclosures. एग्जामिनेशन में आपको ये चार्ट्स को यूज करना only for writing the keywords। ठीक है ना, एग्जैक्टली इस पॉइंट फॉर्मेट में आप आंसर लिखोगे, यू नॉट गेट मार्क्स। ये है बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव आपको मैंने फर्स्ट डे क्लियर कर दिया था, टू लर्न द टेक्निकल कीवर्ड्स एंड टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। दैट इज द पर्पस, सोल पर्पस ऑफ दीज चार्ट्स। बाकी आपको एग्जाम में कैसा लिखना है ये क्वेश्चन आंसर्स में आ जाएगा। क्लियर?
चलिए अब शुरू करते हैं हम इंटरनल कंट्रोल। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आगे के चैप्टर में फिर से आएगा जब मैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें वील डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंटरनल कंट्रोल। अभी फॉर द टाइम बिंग जितना रिक्वायर्ड है आई विल एक्सप्लेन दैट मच ओनली, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल मीन्स, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो नियंत्रण। किसी भी चीज को नियंत्रित करके रखना इज कंट्रोल। नाउ इंटरनल कंट्रोल, अगर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नियंत्रण उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा के रखे हैं, जो भी कंट्रोल्स, दे आर नोन एज इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल एक शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है। सपोज शॉपर स्टॉप और लाइफस्टाइल और एनी मल्टी डिपार्टमेंट स्टोर आप शॉपिंग करने के लिए गए। तो अब आपने काफी सारे सामान को अपनी वो शॉपिंग बैग्स पूरी भर ली। देन व्हाट हैपेंस? देन यू गो टू द कैश काउंटर, ठीक है। आप बिलिंग कराने जाते हो, वहां पे बिलिंग होती है आपकी। बिलिंग सारे सामान को स्कैन करके की जाती है। आपने जो भी आइटम्स का आपके बैग में डाले उसको स्कैन करके देन वो ऑटोमेटिक जो इन्वेंट्री का नंबर है वो चला जाता है उनके सिस्टम में एंड बिलिंग उस हिसाब से की जाती है। सो वन कंट्रोल विच इज देयर इज कि जो भी इन्वेंट्रीज, जो भी उनका स्टॉक आपने परचेज किया है उसको उन लोग मैन्युअली फीड नहीं करते। मैन्युअली फीड करने से क्या कुछ मिस्टेक हो सकती है। उनके पार्ट, एक कंट्रोल का एक पार्ट है ये, क्या कि हम आइटम्स को स्कैन करेंगे, बार कोड की स्कैनिंग करेंगे, जिससे क्या है जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम हो जाए और मिस्टेक्स कम से कम हो। सो दिस इज नंबर वन कंट्रोल विच वी कैन सी देयर। नेक्स्ट, कोई भी कभी ऐसा अगर करे कि किसी आइटम को बैग में डाले या छोटी हैंडबैग है किसी के पास उसमें डाले और निकल ले विदाउट बिलिंग, कभी ऐसा हो सकता है? अगर कभी किसी ने ऐसा ट्राई किया है तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा क्या होता है, और जिसने नहीं ट्राई किया उनको मैं बता दूं क्या होता है। अगर आप कभी ऐसा करते हो कि विदाउट बिलिंग आप किसी आइटम को लेके बाहर निकल जाते हो, तो वहां जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलोगे ना, एक सायरन बजने लग जाएगी, ऑटोमेटिक सायरन बजने लग जाएगी कि दिस प्रोडक्ट हैज नॉट बीन बिल्ड। वो उनके सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो ऑटोमेटिक उनका डिटेक्शन हो जाता है। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ कंट्रोल कि नो आइटम कैन गो आउटसाइड ऑफ द शॉपिंग द स्टोर विदाउट गेटिंग बिल्ड, राइट। सेकेंड कंट्रोल हो गया। थर्ड कंट्रोल क्या? आपने जो बिलिंग कराई, आपने बिलिंग करा ली अपने सारे आइटम्स की, देन व्हेन यू गो आउट तो आपको, आप इमेजिन करिए क्या होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे होते हैं वो आपका एक बार बिल चेक करते हैं, उसके ऊपर एक पंच करते हैं। याद आ रहा है ऐसा कुछ? सो ये सब क्या है गाइस? क्या ये कोई फॉर्मेलिटीज है? कह सकते हो आप कि ये फॉर्मेलिटीज है। अगर हम आम आदमी के हिसाब से सोचे तो हमें ये फॉर्मेलिटीज लग सकती हैं, बट ये उस डिपार्टमेंटल स्टोर का, उस जो भी जिस भी स्टोर में आप गए उनका क्या है, ये पॉलिसीज हैं, उनकी ये ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं जिससे वो कंट्रोल करके रखते हैं अपने इंटरनल ऑपरेशंस को। अदरवाइज कोई भी आएगा कुछ भी सामान लेके चला गया, बिकॉज दिस इज नॉट अ शॉप ना कि जहां पे आपको एक सेल्स पर्सन कुछ सामान दिखा रहे हैं। दिस इज अ स्टोर, सब सामान लगा हुआ है हैंगर्स में, जिसको जो पसंद लेके चले जाओ, अगर वो सायरन नहीं बजती तो, ठीक है। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ देयर कंट्रोल। दिस वॉज जस्ट वन शॉर्ट एग्जाम्पल। तो कोई भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो कंपनी के अंदर लागू किए जाते हैं, क्या बोला मैंने? ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फोर थिंग्स. Number one, to achieve the objectives of the entity. To achieve the objectives of the entity. कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अच्छी सेल्स अचीव करनी है, हमें इंडिया की टॉप 10 बिजनेस यूनिट्स में आना है, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव हो गया। विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनी काइंड ऑफ कंट्रोल्स, अगर कंपनी ऐसे ही चलती रहे बिना कंट्रोल के, जिसके मन में जो आए वो कर रहा है, तो क्या कंपनी का कभी ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? नहीं होगा। So for the achievement of the entity's objectives, for ensuring operational effectiveness and efficiency, कि जो भी operations हैं वो effectively conduct हो, उसमें minimum से minimum mistakes या errors हो, and effectively हो। effectively मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव की तरफ वो अचीव करने में हमें हेल्प करे। जो भी हमारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, वो टारगेट क्या चीज को कर रहे हैं? हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है।
So internal controls are established to achieve the entity's objectives for ensuring operational effectiveness and efficiency. थर्ड पॉइंट इज फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ एंटिटीज एसेट्स. जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो क्लोथ्स थे, अगर मैं क्लोथ्स का एग्जांपल लूं तो वो उनकी इन्वेंट्री थी, वो उनका असेट था, करंट असेट. कोई उसको लेके भाग जाए तो ये क्या हो गया, उनके असेट्स एक तरीके से चोरी हो गई. देयर इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द असेट्स. हेंस टू सेफ गार्ड दोज असेट्स उनके यहाँ पे एक अलार्म या फिर एक वार्निंग सिग्नल या सायरन का एक सिस्टम था. So to safeguard the entity's assets and also to comply with various laws and regulations. एक कंपनी के ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं कितने तरह के लॉज अप्लाई करते होंगे. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, जिनके यहाँ पे एक फैक्ट्री है. उनके यहाँ पे क्या क्या लॉज अप्लाई करेंगे आप सोचो. सिंपल, आप जो इंटर लेवल पे पढ़ते हो, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई करेगा मैम, जीएसटी एक्ट अप्लाई करेगा, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई करेगा, जीएसटी एक्ट अप्लाई करेगा. और कौन से एक्ट अप्लाई करेंगे मैम? अगर उनका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ तो कस्टम लॉज भी अप्लाई करेंगे. ओके ओके. और मैम कंपनीज एक्ट, बिकॉज इट्स अ कंपनी तो कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगी. वेरी गुड. और क्या अप्लाई करेगा मैम? लेबर लॉज, हमने पढ़ा है फैक्ट्रीज एक्ट, हमने पढ़ा है पेमेंट ऑफ बोनस एंड वेजेस एक्ट, वो सब भी अप्लाई करेगी. बिकॉज आपने कहा फैक्ट्री है, यस डेफिनेटली अप्लाई करेगी. ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप लोग दे पा रहे हो. इसके अलावा एक कंपनी पे और भी कई तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन इट्स सेक्टर, विच सेक्टर इट इज एसोसिएटेड विद. तो ये सारे डिटर्मिन करते हैं कि कंपनी कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन से बंधी हुई है. Now to ensure the compliance of all these laws and regulations, there have to be various types of controls in the entity. तो इंटरनल कंट्रोल्स अगर मैं सम अप करूं तो क्या होते हैं? दीज आर मैम नथिंग बट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. अच्छा आप एक बात बताओ, जो शॉपर स्टॉप या जिस भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर का बात करो, उसकी जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स है वो कौन बनाते हैं? उनके यहाँ पे जो सेल्स के लोग रहते हैं वो बनाते हैं क्या? या उनके यहाँ पे जो कैश काउंटर में बंदा है वो उसने पॉलिसी बनाई कि बारकोड स्कैनिंग होगी? नहीं ना. पॉलिसी कौन बनाते हैं? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिश्ड एट द टॉप लेवल, यानी कंपनीज मैनेजमेंट या फिर ऑडिट में और एक टर्म यूज होता है, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस. क्या बोला मैंने? दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस. दिस इज अनदर टेक्निकल टर्म ऑफ ऑडिट. ये मैनेजमेंट के भी ऊपर आते हैं, ये मैनेजमेंट के भी ऊपर आते हैं. दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, दे एक्चुअली ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मतलब ये मैनेजमेंट में आप समझ लो सीईओ अगर आ गए तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस में आपके मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो डिफरेंस मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस में. यही होता है कि मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न्ड विद द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ओवरसी द एंटायर बिजनेस प्रोसेस इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है सबकी वो निगरानी करते हैं बेसिकली, दोज चार्ज विद गवर्नेंस. So who implements these controls? The management and those charged with governance. Why are these controls implemented or established? To provide a reasonable assurance that the entity's objectives will be achieved, there will be operational efficiency and effectiveness, the entity's assets will be safeguarded, and to ensure compliance with laws and regulations. Clear? मैम बहुत लंबा चल गया, आपने बहुत ज्यादा टेक्निकल बोला. एक बार आप रीड करो इसको, जस्ट गो थ्रू इट वंस. व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? सो दिस इज एक्चुअली गिवन इन SA 315. वी जस्ट नोट इट डाउन. SA का हम लोग रेफरेंस एक बार यहाँ पे लिखेंगे, कौन से SA में इसकी बात की गई है. इंटरनल कंट्रोल एज पर, लिखोगे आप एज पर SA 315. फाइन, एज पर SA 315. इंटरनल कंट्रोल होता क्या है देखो. प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, यानी इट इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस
To provide reasonable assurance about what? Reasonable assurance about four things: achievement of entities' objectives, operational efficiency and effectiveness, asset safeguarding, and compliance with laws. So it is designed also by the management or those charged with governance. अच्छा, those charged with governance को ना हम लोग आगे से बोलेंगे TCWG. You will also find this in the list of abbreviations. इसको हम लोग बोलेंगे क्या? TCWG, मैनेजमेंट और TCWG. TCWG आप लिख सकते हो यहाँ पे. Just give a note here. What is TCWG? TCWG includes personnel responsible for overseeing the entire financial reporting process and business processes. और मैनेजमेंट जो है वो इनकी एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि सारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है. और टीसीडब्ल्यूजी क्या करेगा? वो एक तरह से इन्विजिलेशन करेगा. रिमेंबर स्कूल में जब हम एग्जाम्स देते हैं तो हमारे एक इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है, और उनके भी ऊपर एक सुपरवाइजर होता है. तो इन्विजिलेटर क्या हो गए? घूम घूम के देख रहे हैं कि बच्चे सारे अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ मिस यूज तो नहीं कर रहा है, राइट. सो वो हो गए आपके मैनेजमेंट. और टीसीडब्ल्यूजी कौन हो गया? वो सुपरवाइजर जो बैठा है और देख रहे हैं कि इन्विजिलेटर्स जो है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो यू कैन रिलेट इट लाइक दैट. सो इट इज डिजाइंड, मतलब कि बनाते भी उनको मैनेजमेंट है. इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, एंड इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी. एक बार बना दिया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है. बनाना, लागू करना और उसको मेंटेन करना सस्टेनेबली, एवरीथिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको. इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अगर कुछ पूछा गया, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है इंटरनल कंट्रोल के बारे में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी इंपॉर्टेंस ऑडिट के अंदर क्या होती है? किसी एंटिटी में जिसकी ऑडिट करने हम अगर जाते हैं, उसके यहाँ पे समझो कंट्रोल्स ही नहीं है, या कंट्रोल्स जो एस्टैब्लिश्ड हैं वो बहुत वीक हैं. कोई भी फैक्ट्री के अंदर जाता है, कुछ भी सामान बाहर लेके गया, कुछ भी अंदर लेके आया, तो उस ऐसी एंटिटी जहां पे कंट्रोल्स वीक हैं, जहां पे कंट्रोल्स आर वीक, there are higher chances of misstatements in the financial statements. There are higher chances of misstatements. Misstatements क्या था? रिक्वायर्ड एसीपीडी माइनस रिपोर्टेड एसीपीडी. तो ये जो गलतियां है ना, ये होने का चांस ज्यादा है क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है किसी का, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, कोई प्रोसीजर्स ही नहीं है ऑपरेशंस कंडक्ट करने के. सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन द एफएस. और ऑडिटर का ड्यूटी क्या है? ऑडिटर को क्या करना है? मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर ही तो अपना ओपिनियन देना है. तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हेन वी विल स्टडी द 4th चैप्टर, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, कंट्रोल्स इन सेल्स प्रोसेस. तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डिपार्टमेंटल स्टोर का, वो तो एक जनरल एग्जाम्पल था. ऐसा एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ क्लास में ताकि स्टूडेंट्स रिलेट कर सकें. नाउ दिस इज वन एक्चुअल एग्जाम्पल कि सेल्स प्रोसेस जो कंपनीज में होता है ना, उसमें क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहले तो रिसीविंग सेल्स ऑर्डर्स. कोई भी सेल विदाउट सेल ऑर्डर नहीं होगी, मतलब कोई भी फिक्टिशियस सेल्स जल्दी से नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा. उसके लिए आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, फिर सेल्स ऑर्डर बनाना पड़ेगा. तो सेल्स ऑर्डर से क्या होगा? एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर किया, किस रेट पे ऑर्डर किया. सो एक तरह का ये कंट्रोल रहेगा. सो फर्स्ट वन इज रिसीविंग सेल्स ऑर्डर्स. देन व्हेनेवर वी रिसीव सेल्स ऑर्डर्स, यू हैव टू फर्स्ट चेक योर इन्वेंटरी वेदर दिस आइटम इज अवेलेबल और नॉट. अगर अवेलेबल ही नहीं है तो सेल्स ऑर्डर वी वोंट एक्सेप्ट. जैसे अमेजोन पे अगर आप शॉपिंग करते हो और कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आपको क्या वो कार्ट में उसको ऐड करना अलाउ भी करते हैं? नहीं, बिकॉज दैट आइटम इज नॉट अवेलेबल, ओनली इट्स आउट ऑफ स्टॉक. तो इस तरह से क्या होता है, आपके जो ऑपरेशन है उसमें कोई हैसल नहीं आएगी. अदरवाइज क्या होगा? सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट किया, फिर जाके बाद में कभी जब डिलीवरी देनी होगी तब इन्वेंट्री चेक करेंगे तो पता चला आइटम्स ही नहीं है, इन्वेंट्री ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है. सो चेकिंग इन्वेंट्रीज is the second control in the sales process. Third is maintaining a master list of prices. If a company is a multi-product company which is having a lot of products, तो उनके यहाँ पे क्या होते हैं? प्राइसेस की एक मास्टर लिस्ट बनाई जाती है.
और उस मास्टर लिस्ट को उनका जो ईआरपी सिस्टम होता है या जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर फीड कर दिया जाता है कि दिस इज प्रोडक्ट ए टू जेड का लिस्ट, इसके इसके ये रिस्पेक्टिव प्राइसेस हैं। नाउ कभी प्रोडक्ट एम अगर सेल हुआ, इफ सम टाइम प्रोडक्ट एम इज सोल्ड, तो इट विल बी सोल्ड एट द रिस्पेक्टिव प्राइस जो एम के रो में दिया गया है। इट विल, नोबडी कैन चेंज दैट प्राइस, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। किसी को प्राइस को ऑल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास्टर लिस्ट को ऑल्टर करना पड़ेगा, और मास्टर लिस्ट का जो एक्सेस होता है ना वो सबके पास नहीं होता है। इट ओनली रेस्ट्स विद द हायर अथॉरिटीज। तो मास्टर लिस्ट मेंटेन करते हैं ताकि कोई भी मतलब अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशंस ना कर सके। नेक्स्ट इज चेकिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी नए कस्टमर को सेल कर रहे हो, क्रेडिट पे अगर सेल कर रहे हो आइटम्स को, कैश पे कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, क्रेडिट में अगर सेल कर रहे हो, 1 महीने का क्रेडिट दिया, पता चला गुड्स लेके कहीं चला गया, पैसे ही नहीं दे रहा है, बिकॉज द पर्सन डिड नॉट हैव एडिक्वेट क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी स्टैंडिंग की फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी आपने जिसको माल बेचा। तो चेकिंग क्रेडिट वर्दीनेस इज अनदर सेल्स प्रोसेस कंट्रोल। Credit limit of each customer. Now, almost all the companies have this policy of credit limit for individual customers. Depending on the customer and the enterprise relationship, आपकी कंपनी के साथ कितनी अच्छी रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी की कस्टमर हूँ और मेरा क्रेडिट लिमिट उस कंपनी में 10 लाख रुपीज है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्रेडिट में टोटल 10 लाख रुपीज तक के माल ले सकती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख रुपीज के गुड्स ऑलरेडी परचेज किए, मैंने 5 लाख रुपीज के गुड्स परचेज किए उस कंपनी से, देन मैंने 1 लाख रुपए उसको रीपे कर दिया, तो बचा कितना, मेरा बैलेंस कितना रहा, 4 लाख। 4 लाख अभी तक भी मुझे कंपनी को देने हैं। अब मैं नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करती हूँ 7 लाख का। कितने लाख का? 7 लाख का। तो क्या वो कंपनी मुझे 7 लाख के गुड्स दे सकती है? अगर उसने 7 लाख के गुड्स दिए तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा उनके अकाउंट्स में? 11 लाख। 4 लाख पहले से था, 7 लाख और हो जाएगा, 4 + 7 11 लाख। मेरी क्रेडिट लिमिट कितनी थी? 10 लाख ओनली। सो 11 लाख अगर हो गया तो क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो जब भी कोई सेल करना है तो क्रेडिट लिमिट देखो, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है। अगर कम है तो पहले भैया बोलो 1 लाख रुपए आप चुकता करो, तभी आपको बेच पाएंगे हम, बिकॉज योर क्रेडिट लिमिट इज ओनली 10 लाख इन द गिवन एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन। तो इससे क्या होता है ना, कोई भी जो सेल्स पर्सन होता है वो अनलिमिटेड किसको भी उधारी पे माल नहीं बेच सकता। एक लिमिट एस्टैब्लिश की हुई है कि भैया इतना आपको देना है, फिर अगर और किसी को खरीदना है तो पहले पैसे रिकवर करो। पता चला कि क्रेडिट पे लेते गए एक दिन सारा बैड डेट्स हो गया। सो टू अवॉइड ऑल दिस कंपनीज हैव दिस पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिमिट्स। नेक्स्ट हो गया आपका सेल्स इनवॉइस, कि कोई भी सेल्स अगर हम करेंगे तो उसके लिए बिल इशू करेंगे, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी में तो, ठीक है, तो उस हिसाब से इनवॉइस इशू किया जाएगा। फिर जब हम गुड्स को डिस्पैच करेंगे, कस्टमर को डिस्पैच करेंगे, उस वक्त हम एक डिलीवरी चालान के साथ गुड्स को डिस्पैच करेंगे। मे बी इनवॉइस हम बाद में भी इशू कर सकते हैं, पर गुड्स को जब डिस्पैच करेंगे तो डीसी या डिलीवरी चालान के साथ भेजेंगे, जिसमें कि हम एग्जैक्टली मेंशन करेंगे कितना गुड्स जा रहा है, कौन सी डेट टाइम पे जा रहा है, कौन से व्हीकल नंबर में जा रहे हैं, जिससे कि सारी डिटेल्स जो रहे डॉक्यूमेंटेड रहे। तो ये सब क्या हो गया, दीज आर पार्ट ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस। अब आप लोग को लग रहा होगा कि इतने कंट्रोल्स की आवश्यकता ही क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्रोल्स टू प्रिवेंट मिस स्टेटमेंट्स, टू प्रिवेंट एनी फ्रॉड फ्रॉम हैपनिंग इन द कंपनी। अब क्या इससे सारे फ्रॉड्स और एरर्स रुक जाएंगे क्या? ऐसा होता है कि कंट्रोल लग गया तो सारे फ्रॉड्स रुक जाएंगे, ऐसा लिखा था क्या? इंटरनल कंट्रोल हमने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था क्या कि गारंटी देगा इंटरनल कंट्रोल कि आपके सारे एसेट सेफगार्ड होंगे, गारंटी देगा कि कंप्लायंस होगा? नहीं। क्या लिखा था? एक रीजनेबल अश्योरेंस देगा। मैम रीजनेबल अश्योरेंस, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल आप पहली बार सुन रहे हो। तो अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा जो है दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस में समझाऊंगी। उससे पहले आई वांट यू टू गो थ्रू द इंटरनल कंट्रोल वंस डेफिनेशन। इसको आप ऐसे पढ़ोगे, दीज आर पॉलिसीज प्रोसीजर्स, प्रोसेस मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी टू प्रोवाइड
reasonable assurance about what? About the achievement of this entity's objective, safeguarding of assets, compliance with laws and operational effectiveness and efficiency. एक बार रीड करिए आप इसको, एग्जाम्पल भी गो थ्रू करिए, then we'll start with reasonable assurance. When I ask you to read, you should read. I'm watching you. Yes, I'm watching you. TCWG क्या होता है? अगर आपने नहीं नोट किया है तो प्लीज नोट इट डाउन. TCWG क्या होता है? अगर आपने लिखा नहीं तो लिख लीजिए. ये सॉफ्ट लैंग्वेज में TCWG क्या है वो मैंने बताया. स्टैंडर्ड्स के अंदर डेफिनेशन थोड़ा हाई फाई दिया है. ये मैंने ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि आप समझ सको आसानी से. So you can note down what is TCWG and then you can just go through internal controls क्या होते हैं. I believe आपने पढ़ लिया अभी तक और लिख भी लिया होगा. एक बार फिर से मैं दिखा रही हूँ TCWG क्या होता है. इफ somebody is not written प्लीज राइट इट डाउन. उसके बाद मैं इसको नहीं दिखाऊंगी वापस से. आप एक बार लिख लीजिए TCWG क्या होता है. कोई भी अलग से नोटबुक या आपको कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. इसी में जो भी है आपको नोट्स लिखते चलने हैं. क्या मैम ABCD ऑफ ऑडिटिंग चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं. मैंने कई 2 क्वेश्चंस तो आपको लास्ट डे दिखाए थे, आज भी दिखाऊंगी 2 क्वेश्चंस और. तो एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको इग्नोर करके ना चलें. तो बेस बिल्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. ओके चलो, आई होप सबने पढ़ लिया है और लिख भी लिया है. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस. ये बहुत सिंपल है. रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट अ गारंटी. एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, बट बहुत हाई लेवल की अश्योरेंस है. मतलब हम गारंटी नहीं कर सकते कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, बट रीजनेबल अश्योरेंस मतलब हो गया इट इज अ वेरी हाई, मतलब वेरी क्लोज टू 100% बट नॉट 100%. क्या डिप्लोमेटिक है ना मैम. वेरी क्लोज टू 100% बट नॉट 100%. तो क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलते हैं अ हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस. जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक आपके लिए डाला है फूड फॉर थॉट. थिंक इफ यू वर आस्क्ड विल यू स्कोर एन एग्जाम्पशन इन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. अगर मैं आपसे पूछूं, अभी नहीं, देखो अभी तो आपने सिलेबस की शुरुआत की है, जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे मैं आपको पूछूंगी आपकी ऑडिटिंग अश्योरेंस में एग्जाम्पशन आ सकती है क्या? बोलो तो बच्चों. Even if you are very confident in auditing, which you will be, even if you are very confident, still you cannot 100% guarantee me कि मैम हाँ मेरा तो पक्का ही आएगा. अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो प्लीज मुझे आप पर्सनली एक मैसेज ड्रॉप करें. अगर आपको लगता है कि 100% मैम मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा जो है 60 प्लस आ जाएगा. एग्जाम्पशन जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर 60 प्लस मार्क्स आप स्कोर करते हो दैट इज काउंटेड एज एन एग्जाम्पशन. तो even if you are very confident you can provide a very high level of assurance but not absolute level of assurance. राइट तो ये एक सिंपल एग्जांपल था जिससे आप समझ सको. तो ऑडिटर का भी आप समझो, ऑडिटर कैन प्रोवाइड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. मतलब वो कह सकते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, उसका हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, मतलब वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट स्टिल वी कैन नॉट गारंटी यू. मैम व्हाई इज द ऑडिटर सेइंग दिस? क्यों वो गारंटी ही नहीं दे सकते हैं? वो इसलिए गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो आईटीसी लिमिटेड का हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि आईटीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर 1920 की जो प्रिपेयर हुई, ठीक है, वो पूरी 12 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी. हर दिन हर मिनट कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही है जो रिकॉर्ड हो रही है, उससे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुआ.
क्या ऑडिटर को भी आप 1 साल दोगे उनको रीचेक करने के लिए, उनको एग्जामिन, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के लिए? नहीं मैम, ऑडिट तो जल्दी करनी पड़ेगी उनको। तो अब जब जल्दी ऑडिट करनी पड़ेगी तो ऑडिटर कुछ सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग मतलब आप समझते हैं, आपने पढ़ा है फाउंडेशन में, राइट? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है सैंपलिंग होता है, सैंपल साइज आउट ऑफ अ पॉपुलेशन इज बीइंग चोजन। वी आल्सो हैव अ चैप्टर ऑडिट सैंपलिंग, वी विल बी कवरिंग इट, उसमें मैं डिटेल में सैंपलिंग डिस्कस करूंगी। बट अभी शॉर्ट में अगर बताऊं तो सैंपलिंग मतलब क्या होता है, पूरा पॉपुलेशन को नहीं चेक करना है। 1000 परचेज इनवॉइस है, 1000 को नहीं चेक करेंगे, वी विल जस्ट चेक मे बी 300 और 400 आउट ऑफ इट, और उसमें जो कंक्लूजन आएगा उसी से हम पूरा पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूड कर लेंगे। मतलब अगर उसमें गड़बड़ मिली तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन में और भी गड़बड़ हो सकती है, बट अगर गड़बड़ नहीं मिली तो हम कंक्लूड करेंगे व्हाट, that the population is also free from material misstatements, it is showing a true and fair view, right? So what happens is the auditor is giving a reasonable assurance because मैंने 100% चेक ही नहीं किया ना। अगर मैं 100% चेक करती तो शायद मैं 100% लेवल की अश्योरेंस दे सकती। उसमें भी अगर मैनेजमेंट ने कुछ छुपा लिया है जो मुझे बताया नहीं, या मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स बनाए उसका खुद ही उल्लंघन कर दिया, दे आर नॉट following their controls which they have implemented and designed, what can I as an auditor do? मैं तो अपना सारा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर ही रही हूँ, बट देयर इज लिमिटेशन, देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जिसके वजह से ऑडिटर कैन नॉट गिव 100% अश्योरेंस, जिसको हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट डज एब्सोल्यूट अश्योरेंस मीन्स? 100% लेवल ऑफ अश्योरेंस। एब्सोल्यूट मतलब हो गया 100% अश्योरेंस। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ऑडिटर ने जो कहा वो गलत हो, बट ऐसा तो नहीं होता है। ऑडिटर जो कहते हैं वो कई बार सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए लिमिटेड टाइम में किए, उनका जो स्कोप था वो लिमिटेड था, ठीक है, जो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग था वो भी लिमिटेड था, सारे परचेज इनवॉइस नहीं चेक किए, सारे एलिमेंट्स ऑफ एफएस नहीं चेक किए। तो इस तरह से ऑडिटर क्या देता है? एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट गारंटी नहीं देता है। So these were the two concepts of internal control and reasonable assurance. Next हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओके